नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएल गुड नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान का कंप्लीट वीडियो। आज एक ही वीडियो में आपको भारतीय संविधान कंप्लीट करवाई जाएगी। दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होगा। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या आप एलएलबी कर रहे हो, आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आपकी एग्ज़ाम में भारतीय संविधान से पूछे जाने वाले प्रश्न आपको इस एक ही वीडियो में से देखने को मिल जाएंगे। आपकी किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम में अगर आपके भारतीय संविधान से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा वो इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख कर जाए ताकि आपको भारतीय संविधान में पूछे जाने वाले प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हो और आपका एग्ज़ाम में गलत प्रश्न न हो। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में इस घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, साथ में अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं। भारत की संविधान सभा। संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 यानी 1946 के प्रावधानों के अनुसार किया गया। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद की अध्यक्षता में हुआ। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने संविधान का निर्माण अंतिम रूप से किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत अधिनियमित हुआ। 26 जनवरी 1950 की बात करें तो संविधान लागू हुआ। भारत इसी दिन से गणतंत्र बना। मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में इनमें 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान का 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान के निर्माण में अलग अलग देशों के संविधान से उनके महत्वपूर्ण तत्व लिए गए हैं। भारतीय संविधान के जो स्रोत है वो इस प्रकार से है। भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा किया गया और 26 नवंबर 1949 को यह महामहिम राष्ट्रपति जी श्री राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा गया। भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दश ले लिए गए हैं। इसके अलावा भारत के संविधान के निर्माण में 10 देशों के संविधान की अहम भूमिका है, क्योंकि इन्हीं 10 देशों के प्रमुख तत्वों को लेकर भारत का संविधान बनाया गया है। आइए जाने वे देश कौन कौन से हैं। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए स्रोत इस प्रकार से: मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सुरक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाअभियोग, न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता व विधि निर्माण की प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से ली गई है। आयरलैंड की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, आपातकालीन उपबंध। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो प्रस्तावना की भाषा, संघराज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, समवर्ती सूची का प्रावधान। सोवियत रूस की बात करें तो मूल कर्तव्य है वो सोवियत रूस से लिए गए हैं। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से ली गई है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन पद्धति ली गई है। कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जर्मनी से की बात करें तो जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं वो इस प्रकार से: पहली अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के 29 घटक राज्यों एवं शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो पदाधिकारी के वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो शपथ ग्रहण का प्रारूप है। चौथी अनुसूची में राज्य एवं संघ क्षेत्रों का राज्य सभा में प्रतिनिधित्व है। पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। छठवीं अनुसूची
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय लिए गए। आठवीं अनुसूची की बात करें तो इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली भाषा को जोड़ा गया। बात करें 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची की बात करें तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन से सुरक्षा। 10वीं अनुसूची की बात करें तो दल बदल संबंधी प्रावधान। 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसको जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषयों का उल्लेख है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में इसको जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची की बात करें तो नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कुल 18 विषयों का उल्लेख है। तो इस प्रकार से अलग अलग अनुसूचियों में अलग अलग बातों का उल्लेख किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में हूबहू पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, इसलिए संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों में विभाजन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषय इस प्रकार से। संघ सूची की बात करें तो राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों को संघ सूची में सम्मिलित किया गया है। इन विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। संघ सूची के विषय है वो इस प्रकार से। वर्तमान समय में संघ सूची में कुल 100 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है, जैसे सेना, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संचार, मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक एक्सचेंज, जनगणना, आयकर तथा निगम कर आदि है वो संघ सूची के विषय है। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची क्षेत्रीय महत्व से संबंधित विषय को वरीयता देते हुए संविधान द्वारा कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया है। राज्य सूची के विषय है। राज्य सूची में वर्तमान समय में 61 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें से प्रमुख विषय इस प्रकार से, जैसे न्यायालय, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस, वन, वाट एवं नाप इत्यादि। समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में उन विषयों को सम्मिलित किया गया है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकती है। दोनों सरकारों द्वारा बनाए गए कानून में गतिरोध उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार के कानून को मान्यता प्रदान की गई है। समवर्ती सूची के विषय वर्तमान में 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार से शिक्षा, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, प्रदूषण नियंत्रण इत्यादि। ये समवर्ती सूची के विषय है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून का निर्माण कर सकते हैं। अगर दोनों सरकारों द्वारा बनाए गए कानून में कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार के कानून को इसमें मान्यता दी जाएगी। भाग 3 की बात करें तो मूल अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 12 से 35 में वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मूल अधिकार कहलाते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति का जो अधिकार है वो केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में है। इस प्रकार अब भारतीय नागरिकों को अलग अलग 6 मूल अधिकार प्राप्त है, जो इस प्रकार से समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक का उल्लेख किया गया, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 तथा 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। यह निरपेक्ष अधिकार है।
केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त जो मौलिक अधिकार है वो इस प्रकार से है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये ऐसे अधिकार मौलिक अधिकार है जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। शेष अधिकार है वो भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है, जो इस प्रकार से है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28 ऐसे मौलिक अधिकार है जो भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। बात करते हैं सबसे पहले समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया। कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर। अनुच्छेद 16 अस्पृश्यता का निषेध। अनुच्छेद 17 उपाधियों का निषेध। अनुच्छेद 18 राज्य, सेना या शैक्षणिक संबंधी उपाधियों के अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। समानता के अधिकार के कुछ अपवाद हैं। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को प्राप्त उन्मुक्तियां यानी छूट। सांसद अनुच्छेद 105 एवं विधायक अनुच्छेद 194 को प्राप्त विशेषाधिकार। अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति को अपने पद पर रहते हुए न तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, न ही उन पर किसी प्रकार का मुकदमा किया जा सकता है तथा पद पर रहते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों के विरुद्ध न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सेकंड बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक में उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 19A विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19AB अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। 19(1)(c) समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1D भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(a)(e) किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता। 19(a)(g) व्यवसाय एवं कारोबार करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है निम्नलिखित आधारों पर अनुच्छेद 19 पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो कौन से ऐसे आधार है जिसके आधार पर अनुच्छेद 19 पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वो इस प्रकार से है। राष्ट्र की संप्रभुता एवं अखंडता, मानहानि, लोक व्यवस्था, नैतिकता एवं विदेशी संबंध आदि आधारों पर अनुच्छेद 19 पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अपराध के लिए कानून भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा उसे नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल होंगे। निजता का अधिकार, पट्टू स्वामी का मामला 2017। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, MC मेहता का मामला 1978। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार, अरुण शानबाग का मामला। आजीविका का अधिकार आदि। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। केवल प्राथमिक शिक्षा। इस अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुछ अधिकार है वो इस प्रकार से। गिरफ्तार के कारण को जानने का अधिकार। 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। अपनी इच्छा के वकील से परामर्श लेने या करने का अधिकार। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी एवं बेगार पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध।
नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 29 नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 30 की बात करें तो धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की संस्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट अधिकार की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। संविधान के पिता भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा का। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है इसके संबंध में। उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी करती है। हाई कोर्ट की बात करें तो मौलिक अधिकारों के साथ साथ कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट की जो शक्ति है वो रिट जारी करने के मामलों में सुप्रीम कोर्ट से अधिक है। न्यायालय द्वारा जारी रिट इस प्रकार से: बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, परमादेश रिट, प्रतिषेध रिट, उत्प्रेषण रिट और अधिकार पर्चा रिट। अधिकार पर्चा रिट को पोस्टमार्टम रिट भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। भाग 4 की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है वह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, राज्य के लिए आदर्श है। स्रोत है ये कहाँ से लिए गए? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गया। प्रेरणा क्या है? 1935 के भारत शासन अधिनियम में उल्लेखित है। अनुदेश का दस्तावेज है, सरकार के लिए ये पथ प्रदर्शक का काम करता है। नीति निर्देशक तत्व संविधान की आकांक्षाओं एवं उद्देश्यों का घोषणा पत्र है, ये केसी वेर ने कहा था। नीति निर्देशक तत्व संविधान की एक अनोखी विशेषता है, इसमें कल्याणकारी राज्यों का उद्देश्य निहित है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इसकी प्रकृति है वो सकारात्मक है। अनुच्छेद 36 की बात करें तो राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 37 में न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 39A सभी को समान रूप से न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना। 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया। अनुच्छेद 40 में ये कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायत को बढ़ावा देकर उन्हें शक्तियां प्रदान करेगा। अनुच्छेद 41 राज्य आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 43 कर्मचारियों की निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का विकास। अनुच्छेद 43B सरकारी संपत्तियों का समितियों का विकास। 97वें संविधान संशोधन 2011 में इसको जोड़ा गया। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल करना। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको परिवर्तित किया गया। अनुच्छेद 47 लोगों का स्वास्थ्य सुधार एवं मादक पदार्थों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48A राज्य पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। अनुच्छेद 50 राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करेगा। अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का वर्णन जो शांतिपूर्ण सस्तित्व तथा अंतर्राष्ट्रीय पंच निर्णयों पर आधारित है। भाग 4A मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। आरंभ में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। 1976 में सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों को रूस से लिया गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे, जोड़ा गया। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया।
बात करें संघ सरकार में अनुच्छेद 52 से 151 में संघ सरकार का उल्लेख किया गया। संविधान में दो प्रकार की सरकारें हैं, सरकार और लोक। सरकार लेजिस्लेटिव विधायिका, कानून बनाने का काम करती है विधायिका। जुडिशियरी न्यायपालिका, कानून की व्यवस्था करना। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, कानून को लागू करना। संघ में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और सीएजी। कार्यपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 52 से 78 तक है। विधायिका की बात करें तो इसका उल्लेख 78 से 123। न्यायपालिका की बात करें तो 124 से 147। सीएजी की बात करें तो 148 से 151 में बात की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 तक में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया। भारत राज्य का प्रधान होगा। राज्य के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। राष्ट्रपति भारत गणतंत्र के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति को भारत के राज्य का प्रतिनिधित्व कहा जाता है। राष्ट्रपति को एकता एवं अखंडता का प्रतीक भी माना जाता है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में केंद्रित होती है तथा वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं द्वारा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 74 केंद्रीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सिफारिश के अनुसार कार्य करेगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। इस प्रकार से संविधान का पालन तथा उनके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। चौथा जो मौलिक कर्तव्य है वो है देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा। पांचवा है भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास। छठवां है समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव। आठवां वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा से दूर रहना। 10वां है व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास। 11वां जो मौलिक कर्तव्य वो है 6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर अवेलेबल करवाना। संघ सरकार भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख किया गया, जिसमें अनुच्छेद 52 से 151 में इसका उल्लेख किया गया। संविधान दो चीज़ों से मिलकर बना है, सरकार और लोग। सरकार में लेजिस्लेटिव विधायिका का काम होता है कानून बनाना। जुडिशियरी न्यायपालिका का काम होता है कानून की व्याख्या करना। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का काम है कानून को लागू कराना। संघ सरकार में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका और केग। कार्यपालिका की बात करें तो अनुच्छेद 52 से 78 तक में कार्यपालिका का उल्लेख किया गया। विधायिका की बात करें तो अनुच्छेद 78 से 123 में विधायिका की बात की गई है। न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 147 में न्यायपालिका। सीएजी की बात करें तो अनुच्छेद 148 से 151 में सीएजी का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 तक में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया, जिसमें भारत राज्य का प्रधान होता है। राज्य के प्रथम नागरिक कहलाते हैं राष्ट्रपति भारत गणतंत्र के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति को भारत के राज्य का प्रतिनिधित्व कहा जाता है। राष्ट्रपति को एकता एवं अखंडता का प्रतीक भी माना जाता है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में केंद्रित होती है तथा वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 76 केंद्रीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सिफारिश के अनुसार ही कार्य करेगा। इम्पोर्टेंट नोट है, मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की तथा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति की संवैधानिक जो स्थिति है वो इस प्रकार से है। भारत में सरकार का संसदीय रूप अपनाए गए। दो प्रधान होते हैं, कार्यकारी प्रधान और वास्तविक प्रधान। कार्यकारी प्रधान राष्ट्रपति होता है, यह राज्य का प्रधान होता है।
वास्तविक प्रधान है वो प्रधानमंत्री होता है, ये सरकार का प्रधान होता है। बात करें मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद का गठन है वो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करता है, जिसको हम सरकार कहेंगे। इसका हेड है वो प्रधानमंत्री होगा, वास्तविक हेड। राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सिफारिश पर ही कार्य करता है। आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हो कि मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार से किया जाता है, कौन करता है। मंत्रिपरिषद यानी कि सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है और राष्ट्रपति किसकी सलाह और सिफारिश पर कार्य करता है, वो आप इस चार्ट से समझ सकते हो। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54 है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। निर्वाचक मंडल में निम्न शामिल होते हैं: लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुडुचेरी एवं जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य, जिसमें निर्वाचित प्लस मनोनीत एवं राज्यसभा व विधानसभा, लोकसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आइलैंड्स के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो है अप्रत्यक्ष चुनाव, गुप्त मतदान विधि, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव किया जाता है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के पद हेतु जो योग्यता है वो इस प्रकार से है: उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम उम्र की बात करें तो 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर ना हो। भारतीय संविधान में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया। राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक एवं अनुमोदक कोई निर्वाचक ही होता है तथा प्रस्तावक एवं अनुमोदक अलग अलग निर्वाचक सदस्य होने चाहिए। जमा राशि की बात करें तो 15,000 रुपये जो RBI के पास जमा करानी होती है। अनुच्छेद 56 की बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल, उसके पद ग्रहण की तिथि से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पद की जो रिक्ति है वो इस प्रकार से हो सकती है: मृत्यु होने पर, राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देने पर, कार्यकाल पूरा हो जाने पर, महाअभियोग द्वारा हटा दिए जाने पर, चुनाव अवैध घोषित होने पर। अनुच्छेद 60 की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति संविधान में निष्ठा एवं पालन की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेते हैं। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाअभियोग का आधार संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन होता है। महाअभियोग हेतु प्रस्ताव राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व का नोटिस देकर किया जाता है। किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में 1/4 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। इसमें 1/4 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। महाअभियोग प्रस्ताव को दोनों सदनों द्वारा अलग अलग दो तिहाई बहुमत से पास करना अनिवार्य। महाअभियोग प्रक्रिया संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाअभियोग की प्रक्रिया में राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि चुनाव में भाग लेते हैं। महाअभियोग की प्रक्रिया में संसद के सभी सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाअभियोग नहीं लगाया गया। अनुच्छेद 62 की बात करें तो राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय, यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, महाअभियोग अथवा अन्य कारणों से रिक्त हुआ है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद खाली होने की तिथि से 6 माह के भीतर कराना हो चाहिए। अनुच्छेद 57 की बात करें तो पुनः निर्वाचन हेतु पात्र। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद हेतु शर्तें। राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। तो ये है राष्ट्रपति की शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। भाग 18 की बात करें तो आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। आपातकालीन प्रावधान है केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। आपातकालीन प्रावधानों का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था एवं
संविधान की सुरक्षा करना है। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार शक्तिशाली हो जाता है एवं सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। आपातकाल के समय भारत का संघीय ढांचा एकात्मक ढांचा में परिवर्तित हो जाता है। आपातकाल का जो स्रोत है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है। आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में उल्लेख किया गया, अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये अनुच्छेद 356 में प्रथम बार पंजाब में 1951 में लगाया गया था। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 अब तक 0 बार। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो ये 1962, 1971 और 1975 यानी कि अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक। निर्विरोध चुने गए देश के प्रथम राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध चुने गए थे। जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक का कार्यकाल रहा। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 तथा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और यदि दोस्तों अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करना ना भूलें। भारत का उपराष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 63 से 71 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है: अप्रत्यक्ष चुनाव, गुप्त मतदान विधि से, आपातकालीन प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। निर्वाचन होने के लिए अनिवार्य मतों का होना जरूरी है, जो लोकसभा प्लस राज्यसभा डिवाइड 2 प्लस 1 भाग यानी कि 50 प्लस 1 भाग होना चाहिए, तभी निर्वाचन होने के लिए जो अनिवार्य मत है वो 50 प्लस 1% होने चाहिए। अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का जो निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति के पद हेतु जो योग्यता है वो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी जो न्यूनतम उम्र है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर ना हो। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। अनुमोदक एवं प्रस्तावक अलग अलग निर्वाचक ही हो। जमानत राशि की बात करें तो 15,000 जो RBI के पास जमा करानी होती है। अनुच्छेद 69 की बात करें तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण भारत के राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसके पद ग्रहण की तिथि से उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पद रिक्ति है वो मृत्यु होने पर, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देने पर, कार्यकाल पूरा हो जाने पर, पद से हटा दिए जाने पर, चुनाव अवधि अवैध घोषित होने पर। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाला जो वेतन है वो कर मुक्त होता है। भारत की संचयी निधि पर भारित व्यय होता है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए वेतन भत्तों की व्यवस्था नहीं है। भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद के लिए वेतन प्राप्त न कर राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त करता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव उपराष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व नोटिस देकर केवल राज्यसभा में ही इसको प्रस्ताव को पास किया जाता है। राज्यसभा प्रभावी बहुमत से संकल्प को पारित करता है। फिर लोकसभा में जाता है। लोकसभा साधारण बहुमत से संकल्प को समर्थन देता है। अनुच्छेद 65 जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति 6 माह तक के रूप में कार्य करता है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्र का वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री का पद अधिकारी क्रम में उपराष्ट्रपति के बाद 3rd नंबर पे आता है। अनुच्छेद 76 मंत्रिपरिषद गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। राष्ट्रपति के समक्ष सरकार बनाने का दावा करता है।
जनता लोकसभा जो जनता का सदन होता है। बहुमत प्राप्त दल का जो नेता है, राष्ट्रपति द्वारा बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसमें जो नेता है वो लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, इलेक्टेड या नॉमिनेट दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने पर किसी भी व्यक्ति सदस्य को पीएम नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि जो बहुमत प्राप्त दल का जो नेता है वो लोकसभा सदस्य हो सकता है, राज्यसभा सदस्य हो सकता है, या इलेक्टेड या नॉमिनेट, या दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने पर भी किसी भी व्यक्ति या सदस्य को पीएम नियुक्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री पद की जो योग्यता है वो भारत के संविधान में प्रधानमंत्री व उनके पद के बारे में किसी भी प्रकार की योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री की पद की जो शपथ है वो प्रधानमंत्री को पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री गोपनीयता, संविधान पालन एवं निष्ठा की शपथ लेता है। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। प्रधान का वेतन एवं भत्ते संविधान इसके बारे में कुछ नहीं कहता। इन्हें संसद के सदस्य के रूप में वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। मंत्रियों के बीच मंत्रालयों का आवंटन करता है और उनमें बदलाव करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। बर्खास्तगी, मृत्यु, त्यागपत्र मंत्रिपरिषद का विघटन कर सकता है। इन 3 कारणों से प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिपरिषद का विघटन किया जा सकता है। उप प्रधानमंत्री का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य है वो इस प्रकार से है। राष्ट्रपति इसका गठन करता है मंत्रिपरिषद का। मंत्रिपरिषद की सिफारिश एवं सलाह पर ही कार्य करता है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच का जो संदेश वाहक है वो पीएम होता है। प्रधानमंत्री राज्य की नौका का कप्तान है, ये मुद्रों ने कहा था। प्रधानमंत्री राज्य के जहाज का मल्लाह है, ये रेंजे क्योर ने कहा था। प्रधानमंत्री सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, ये लॉर्ड मोरले ने कहा था। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद जिसमें कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री। भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। भारत सरकार का मुख्य कानूनी अधिकारी अथवा प्रथम विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति किया जाता है। योग्यता, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। कार्यकाल, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर धारण करते हुए कार्य, वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषय पर सलाह दे जो राष्ट्रपति के द्वारा सरकार को सौंपे गए हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार। अनुच्छेद 88 प्रत्येक मंत्री और भारत के एजी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल सकता है, मगर भारत के महान्यायवादी को सदन में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा प्रमुख स्तंभ विधायिका है। संसद के बारे में उल्लेख संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 79 से 122 के अंतर्गत किया गया है। भारत में संसदीय प्रणाली सरकार प्रणाली को अपनाया गया है। अनुच्छेद 79 की बात करें तो संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया है। द्विसदनात्मक जिसमें राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में उल्लेख किया गया। लोकसभा की बात करें तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया। संसद की बात करें तो इसमें राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा से मिलकर संसद बनती है। भारतीय संसद में लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। लोकसभा में बात करें अधिकतम सदस्य संख्या तो 552 है। वास्तविक सदस्य संख्या की बात करें तो संख्या है 545। अधिकतम सदस्य संख्या में 552 में निर्वाचित सदस्यों की बात करें तो 550, जिसमें राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20।
मनोनीत सदस्यों की बात करें तो 2 एंग्लो इंडियन, जो अनुच्छेद 331 के अनुसार 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। वास्तविक सदस्य संख्या की बात करें तो 545 में निर्वाचित सदस्य है वो राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 13। मनोनीत सदस्यों की बात करें तो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। वहीं बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250, वास्तविक सदस्य संख्या 245। अधिकतम सदस्य संख्या 250 में मनोनीत 12, निर्वाचित 238। निर्वाचित 238 सदस्यों में राज्यों से 234 और यूनियन टेरिटरी से 4 सदस्य। वास्तविक सदस्य की बात करें तो 245, मनोनीत सदस्य 12 और निर्वाचित सदस्य 233। 233 में राज्यों से 229 और यूनियन टेरिटरी से 4 सदस्य लिए जाते हैं, जिसमें दिल्ली से 3, अन्य से 1। तो आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हो लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है और वास्तविक सदस्य संख्या किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से कितने निर्वाचित सदस्य होंगे, कितने मनोनीत होंगे, वो आप इस चार्ट से अच्छी तरह से समझ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं लोकसभा। लोकसभा में गठन का प्रावधान अनुच्छेद 81 में गठन एवं संरचना के बारे में उल्लेख किया गया है। सदन जनता का सदन होता है, इसे निम्न हाउस कहा जाता है, अस्थायी सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा गठन का प्रावधान अनुच्छेद 80 गठन, निर्वाचन एवं संरचना के बारे में बताता है। सदन उच्च सदन, स्थायी सदन और राज्य की परिषद भी कहते हैं। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 मई 1952 में हुआ था। लोकसभा सीटों पर SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330। चुनाव निर्वाचन प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। अनुच्छेद 84 की बात करें तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु हो, लाभ के पद पर न हो, पागल दिवालिया घोषित न हो। अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देंगे। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य की बात करें तो लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करना और कार्यवाही का संचालन करना। अनुच्छेद 104 की बात करें तो गणपूर्ति न होने पर सदन स्थगित कर सकता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय अध्यक्ष करेंगे। निर्णायक वोट करने का अधिकार अनुच्छेद 100/1 है। लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की ही अध्यक्ष होता है। यह सचिवालय बजट समिति का अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 97 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन एवं भत्ते भारत की संचयी निधि से दिया जाता है। लोकसभा की शक्तियां एवं कार्य। विधायक शक्तियां कोई विधेयक कानून तभी बन पाएगा जब वह लोकसभा के से पास हो। वित्तीय शक्तियां भारतीय संघ के वित्त पर पूरा नियंत्रण लोकसभा का है। वार्षिक बजट वही पास करती है और सभी प्रकार के खर्चों अथवा व्ययों की स्वीकृति देता है। अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्तीय विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायिक शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा भी भाग लेती है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और नए सदस्य आते हैं। भारत के प्रथम सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अनुच्छेद 89 उपसभापति। प्रथम उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव थे। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर्वप्रथम 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था। लॉर्ड इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट 28/1/1950 को अस्तित्व में आया था। हरिलाल ने जे कानिया इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अनुच्छेद 124 इसमें उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय में 1+7 न्यायाधीश होते थे। संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय
में 1+33 न्यायाधीश है। योग्यताओं की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय में पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश होना चाहिए या किसी उच्च न्यायालय में पिछले 10 वर्षों से अधिक वक्ता के रूप में कार्य कर रहा हो या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो। तो ये इसकी योग्यता है। इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश नहीं बनाया गया है। एस.एम. सीकरी वकील के कोटे से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाले पहले वकील हैं। हाल ही में इंदु मल्होत्रा को भी इसी कोटे से न्यायाधीश बनाया गया है। आज तक सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर एक भी महिला नियुक्त नहीं हुई है। मीरा साहेब फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। अनुच्छेद 124 नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ विचार विमर्श कर न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति के संदर्भ में संविधान मौन है। वाई.वी. चंद्रचूड़ सर्वाधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जबकि कमल नारायण सिंह सबसे कम समय 17 दिनों तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। पी. सदाशिवम सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद राज्यपाल बनाया गया था। अनुच्छेद 124 के तहत इन्हें राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। व्यवहार में मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति तथा अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। सभी न्यायाधीश संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। सभी न्यायाधीशों को भारत की संचित निधि से वेतन प्राप्त होता है जो भारित होता है। भारित वे ऐसा वे है जिस पर संसद में बहस हो सकती है लेकिन मतदान नहीं होता है। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश। अनुच्छेद 127 में यह उल्लेखित है कि सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति नहीं होने पर भारत के हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकेंगे। अनुच्छेद 128 की बात करें तो सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति। अनुच्छेद 348 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होगी। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 134 ए में यह उल्लेखित है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील हेतु हाई कोर्ट से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। अनुच्छेद 136 विशेष याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। अनुच्छेद 124/4 अनुच्छेद 124(4) सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया तथा उनके आधारों का उल्लेख किया गया है। न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। न्यायाधीश के संदर्भ में कदाचार शब्द परिभाषित नहीं है। न्यायाधीश कभी निलंबित नहीं होते हैं। सौमित्री सेन न्यायिक इतिहास के ऐसे पहले न्यायाधीश हैं जो अपना पक्ष रखने के लिए सदन में उपस्थित हुए। एमओपी सेवानिवृत्ति होने वाले सीजेआई से विधि मंत्रालय उसके सेवानिवृत्ति होने से पूर्व यह पूछेगा कि अगला सीजेआई किसे बनाना है। सेवानिवृत्त होने वाले सीजेआई द्वारा वरिष्ठतम जज का नाम विधि मंत्रालय को भेजा जाएगा। विधि मंत्रालय प्रधानमंत्री को भेजेंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भेजेंगे और उस व्यक्ति को राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई नियुक्त कर देगा। तो इस प्रकार से सीजेआई की नियुक्ति की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148-151 में सीएजी धन की आय व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए एक संवैधानिक पद बनाया गया है जिसका नाम भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख है। भारत के संविधान में किसी भी अनुच्छेद में इसकी योग्यता के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। सीएजी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति के लिए वारंट अधिपत्र जारी करते हैं। भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद कोई है तो वह है सीएजी का है। बी.आर. अम्बेडकर सीएजी को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। यानी कि बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद है तो कोई सीएजी का पद है, वो भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। सीएजी को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। कार्यकाल की बात करें तो भारत के संविधान में इसके कार्यकाल का उल्लेख है नहीं किया गया। भारतीय संविधान में इसके कार्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है। केवल इतना ही लिखा गया है कि इसके कार्यकाल का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो।
हटाने की प्रक्रिया सीएजी को हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की होती है। सीएजी को वेतन संचित निधि से प्राप्त होता है। अनुच्छेद 149 कार्य एवं शक्तियां। भारत का सीएजी 1950 से 1976 तक अकाउंटिंग एवं ऑडिटिंग दोनों का काम करता था। वर्तमान में यह भारत सरकार की ऑडिटिंग करता है, जबकि राज्य सरकार की अकाउंटिंग एवं ऑडिटिंग दोनों करता है। अनुच्छेद 150 सीएजी लेखों का प्रारूप भी तय करता है। 151 सीएजी द्वारा दी गई रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद में रखवाते हैं। लोक लेखा समिति के मार्गदर्शन मित्र आंक कान के रूप में कार्य करता है। भारत के प्रथम सीएजी नरहरि राव थे। भारत के प्रथम सीएजी नरहरि राव। नेक्स्ट है भाग 6 राज्यों की कार्यपालिका। अनुच्छेद 152 से 237, जिसमें राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और राज्य का महाधिवक्ता। राज्य की विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, राज्यों के उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल द्वारा राज्य का कार्यकारी प्रमुख यानी कि संवैधानिक मुखिया है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। अनुच्छेद 157 योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्य हो। अनुच्छेद 159 शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने या समक्ष शपथ लेता है। अनुच्छेद 156 पदावधि की बात करें तो 5 वर्ष, किंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन तक अपने कार्य पर बना रहता है। इसके हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। शक्ति एवं कार्य की बात करें तो कार्यकारी शक्तियां राज्य सरकार के समस्त कार्यपालिका संबंधित कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। विधायी शक्तियों की बात करें तो कोई विधेयक जब पेश किया जाता है तो उस विधेयक के संबंध में राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं। उस विधेयक को स्वीकार कर सकता है, या उस विधेयक को रोक सकता है, या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, धन विधेयक को छोड़कर। वित्तीय शक्तियों की बात करें तो न्यायिक शक्तियाँ किसी दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकता है, किंतु मृत्यु दंड के मामले में शक्ति प्राप्त नहीं है। आपात शक्तियों की बात करें तो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपातकाल के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। सविवेकीय शक्तियाँ, कुछ इनको सविवेकीय शक्तियाँ भी प्राप्त है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल के कार्य में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा। योग्यताएं विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो। शपथ मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यटन यानी कि सामान्यतः 5 वर्ष। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के प्रकार कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन और विधान संबंधी जानकारी राज्यपाल को दे। राज्य की विधानमंडल अनुच्छेद 168 जिसमें राज्यपाल, अनुच्छेद 153 विधानसभा, अनुच्छेद 170 विधान परिषद, अनुच्छेद 169 और 171। विधानसभा निम्न सदन लोकप्रिय सदन कहा जाता है। 170 अनुच्छेद संरचना गठन के बारे में। विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य होते हैं, लेकिन सिक्किम में 32, गोवा में 40, मिजोरम में 40। अनुच्छेद 173 योग्यताएं भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पर पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया घोषित न हो, किसी लाभ के पद पर न हो। अनुच्छेद 189 गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 व भाग या 10 सदस्य जो भी कम अधिक हो। अनुच्छेद 178 विधानसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। कार्यकाल की बात करें तो सामान्यतः 5 वर्ष। विधान परिषद अनुच्छेद 169 किसी भी राज्य में विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति का उल्लेख। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव इस प्रकार से होता है। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य, 1/3 सदस्य पंचायती और नगरपालिका के सदस्य, 1/2 सदस्य प्राथमिक स्कूल के अध्यापक, 1/2 सदस्य ग्रेजुएट द्वारा। चुनाव प्रणाली एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली। उच्चतम
उच्च न्यायालय की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 214 में हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान है। संयुक्त उच्च न्यायालय चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का है। मुंबई हाई कोर्ट महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव, दादर, नागर हवेली। मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु, पुडुचेरी। कलकत्ता हाई कोर्ट पंजाब, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एर्नाकुलम हाई कोर्ट केरल, लक्षद्वीप। गुवाहाटी हाई कोर्ट असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो दो या दो से अधिक राज्यों के भी एक संयुक्त हाई कोर्ट हो सकता है। इसके संबंध में प्रावधान है वो अनुच्छेद 231 में किया गया है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता और पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा सीजेआई, हाई कोर्ट के सीजे और राज्यपाल से परामर्श हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति से पहले उस राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श किया जा सकता है। योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक हो और 62 वर्ष की आयु पूरी न की हो, कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद पर रह चुका हो या किसी भी हाई कोर्ट में एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल द्वारा या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 220 हाई कोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं नहीं दे सकते, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर। अनुच्छेद 221 वेतन। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और अधिकारिता के बारे में। अनुच्छेद 233 राज्यपाल हाई कोर्ट से विचार विमर्श करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 233 से 237 में। महानगरीय स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, राजस्व कोर्ट, जिला न्यायालय / सत्र न्यायालय, दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। दीवानी न्यायालय अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय। फौजदारी न्यायालय में इससे छोटा मुख्य न्यायिक दंडाधिकार का न्यायालय और न्यायिक दंडाधिकार का न्यायालय। अनुच्छेद 233 राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट की सलाह पर नियुक्ति। योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 7 वर्षों तक किसी न्यायालय में अधिवक्ता उच्च न्यायालय ने नियुक्ति की सिफारिश की हो, किसी लाभ के पद पर न रहा हो। अनुच्छेद 234 जिला अथवा सत्र न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करना। अनुच्छेद 236 जिला अथवा सत्र न्यायाधीश के अंतर्गत न्यायाधीश। पंचायती राज व्यवस्था प्रशासन ढांचा इस प्रकार से है: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में ग्रामीण क्षेत्र यानी कि पंचायती राज और नगर निगम। पंचायती राज में जिला परिषद या जिला पंचायत जिला स्तर पर, पंचायत समिति या खंड पंचायत ब्लॉक स्तर पर। ग्राम पंचायत की बात करें तो ये ग्राम स्तर पर। इधर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, तो ये स्थानीय सरकार है। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा किया गया था। इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसमें जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर। GV राव समिति 1985 इसका गठन योजना आयोग द्वारा किया गया था। LM सिंघवी समिति 1986 इस समिति का गठन राजीव गांधी की सरकार द्वारा किया गया था। इस समिति के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया गया था। त्रिस्तरीय ढांचे की बात कही गई थी। PK थुंगल समिति 1988 इस समिति का गठन राजीव गांधी सरकार द्वारा किया गया था। इस समिति ने भी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। इन्होंने महिलाओं, SC, ST, OBC को आरक्षण देने का सुझाव दिया। राजस्थान पहला राज्य बना। 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज को अपनाया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संविधान में एक नया खंड भाग 9 एवं अनुसूची 11वीं जोड़ी गई,
जिसमें 29 विषय सम्मिलित किए गए। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया। महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार से 22 दिसंबर 1992 लोकसभा में पारित किया गया था। 23 दिसंबर 1993 राज्यसभा में पारित किया गया था। 20 अप्रैल 1993 राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित। 24 अप्रैल 1993 पूरे देश में लागू। मध्य प्रदेश प्रथम था। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। समितियों को याद करने की जो ट्रिक है वो BAG, बैग, LPG। अनुच्छेद 243 बी पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243C पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243D सीटों का आरक्षण। प्रत्येक पंचायत में कुल सदस्यों का 1/3 महिला आरक्षण हो। अध्यक्ष के पद में भी महिला आरक्षण 1/3 होगा। अनुच्छेद 243E पंचायतों का कार्यकाल। अनुच्छेद 243F सदस्यों के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 243G पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व है। वित्त आयोग, अगला जो आयोग है वो वित्त आयोग है। अनुच्छेद 280 में भारत के वित्त आयोग के संबंध में वर्णन किया गया है। वित्त आयोग भारतीय संविधान के भाग 12 में उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 वर्षों में किया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? संघ और राज्य के मध्य करों का आवंटन। एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। वित्त आयोग एक परामर्शकारी निकाय है। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह बनाए गए थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो YV रेड्डी थे। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329। अनुच्छेद 324A निर्वाचन आयोग की स्थापना। 324(2) निर्वाचन आयोग की संरचना। 324(3) मुख्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होगा। 324(4) राष्ट्रपति द्वारा प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति हेतु। 324(5) त्यागपत्र व हटाने की प्रक्रिया। 324(6) राष्ट्रपति राज्यपाल निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपबंध कराएंगे। अनुच्छेद 324(1) निर्वाचन आयोग की स्थापना। संसद, राज्य विधानमंडल, विधानसभा व विधान परिषद, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324(2) निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता का वर्णन ना तो संविधान में है और ना ही अधिनियम में किया गया है। आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 324(5) मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों की सेवा शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। हटाने की जो प्रक्रिया वो इस प्रकार से है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाया जाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन, भत्ते व अन्य लाभ समान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। पदावधि या कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले होगा। अनुच्छेद 326 वैश्विक मताधिकार। अनुच्छेद 327 संसद को निर्वाचन आयोग के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप न होना। संविधान संशोधन, भाग 22 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिणी प्रकार से ली गई है। संविधान संशोधन 2 प्रकार से किया जा सकता है। विशेष बहुमत से संविधान संशोधन, सदन के सदस्य डिवाइड 2+1 उपस्थित हो। उपस्थित सदस्यों का 2/3 सदस्य उस प्रस्ताव के पक्ष में हो तो वह संविधान संशोधन हो जाता है। मौलिक अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों को विशेष बहुमत से संशोधित करते हैं। विशेष बहुमत तो पारित हो ही, इसके साथ साथ राज्य की विधान सभाओं द्वारा साधारण बहुमत से भी पारित हो। साधारण बहुमत सदन की संख्या का 50% प्लस 1 सदस्य उपस्थित हो। उपस्थित सदस्यों का 2/3 सदस्य सहमत या पक्ष में हो, प्लस विधानसभा सदस्य का 50% प्लस 1 सदस्य द्वारा पारित किया गया हो। तो इस प्रकार से विशेष बहुमत पारित हो, साथ में राज्य की विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत भी पारित हो। तो 2 तरह से संविधान संशोधन किया जा सकता है। समवर्ती सूची के विषय में संशोधन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संशोधन, टैक्स में संशोधन। विधेयक संसद में लाया गया कोई एक प्रस्ताव होता है। अधिनियम कब होता है? उसी प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वह अधिनियम हो जाता है।
अध्यादेश, राष्ट्रपति पर अध्यादेश अनुच्छेद 123, राज्यपाल का अध्यादेश है वो अनुच्छेद 213। पहला संविधान संशोधन 1951 में, जिसमें अनुच्छेद 19(2) में 3 नए आधार जोड़े गए। लोक व्यवस्था, विदेशी संबंध, अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करना। संविधान में 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी पहले संविधान यानी फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में। 15वें संविधान संशोधन 1963 में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। 21वां संविधान संशोधन 1967 में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में, इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए थे: धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नीति निर्देशक तत्व 39 क, 43 क, 48 क जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य अध्याय 4 क जोड़ा गया। लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया। हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में कटौती की गई। 44वां संविधान संशोधन 1978, 42वें संविधान संशोधन के प्रस्ताव को खत्म करना। लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल फिर से 5 साल किया गया। संपत्ति का अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को फिर से प्रधानमंत्री व स्पीकर के निर्वाचन की वैधता जांचने का अधिकार। हाईकोर्ट में परंपरागत पारंगत विधिवेत्ताओं की नियुक्ति के उपबंध को उठाया गया। 52वें संविधान संशोधन 1985, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची दल बदल जोड़ी गई। 61वें संविधान संशोधन 1988, मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 69वें संविधान संशोधन 1991, दिल्ली के बारे में विशेष उपबंध। 71वां संविधान संशोधन 1992, 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषाओं को शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992, भारत भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ अनुसूची 11 जोड़ी गई। विषय 29 विषय को शामिल किया गया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने हेतु 74वां संविधान संशोधन 1992, नगरपालिका से संबंधित भाग 9 क अनुच्छेद 243 अनुसूची 12वीं और विषय 18 रखे गए। इसको जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 84वां संविधान संशोधन 2001, प्रादेशिक निर्वाचन 1991 की जनगणना के आधार पर 2026 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजन। 86वां संविधान संशोधन 2002, अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद 45 शिक्षा के अधिकार को जोड़ना। अनुच्छेद 51 क में के 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के अभिभावकों को माता पिता शिक्षा का अवसर प्रदान करें। 92वां संविधान संशोधन 2003, 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली भाषाएं जोड़ी गई। 100वां संविधान संशोधन 2015, भारत बांग्लादेश संबंध समझौता। 101 संविधान संशोधन 2016, जीएसटी को लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया। 102वां संविधान संशोधन 2018, 11 अगस्त 2018 पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग का गठन। अनुच्छेद 340 को हटा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 में 12 जनवरी 2019 को 10% EWS समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 15 में क्लोज 6 जोड़ा गया था। अनुच्छेद 16 में क्लोज 6 को जोड़ा गया। 104वां संविधान संशोधन 2019, 12 दिसंबर 2019। 126वां विधेयक संविधान संशोधन था। SC/ST का विधायिका में 70 वर्ष से चले आ रहे आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 25 जनवरी 2030 तक हो गया। तो दोस्तों, आई होप कि आपको पता चल गया होगा। हमने कंप्लीट भारतीय संविधान को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपके भारतीय संविधान से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो वो इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार पधारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में इस घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों, यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट करें ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए उस टॉपिक का वीडियो लेकर आए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। अगर दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए, नोट्स का PDF चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर करिए ताकि हम आपको जल्द से जल्द इसके लिए PDF अवेलेबल करवा दें। थैंक यू।